नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बीकानेर संभाग में बीकानेर जिला पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बीकानेर का सामान्य परिचय पढ़ लिया था। आज हम बीकानेर की सांस्कृतिक विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों तैयार हो जाइए बीकानेर जिले को पढ़ने के लिए और बीकानेर की सांस्कृतिक विशेषताओं को पढ़ने के लिए। ठीक दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बीकानेर के सामान्य परिचय पर चर्चा कर चुके थे, बीकानेर के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा कर चुके थे। आज हम बीकानेर के सांस्कृतिक महत्व की चर्चा करेंगे। ठीक, अब दोस्तों अगर हम बीकानेर के सांस्कृतिक महत्व की चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीकानेर में आयोजित महोत्सव की। हम सबसे पहले बात करेंगे बीकानेर में आयोजित महोत्सव की। तो दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर में साहब आपके एक महोत्सव आयोजित किया जाता है और उसे कहा जाता है ऊंट महोत्सव। बीकानेर में दोस्तों एक महोत्सव आयोजित किया जाता है और दोस्तों उसे कहा जाता है ऊंट महोत्सव। एकदम क्लियर। तो दोस्तों जो ऊंट महोत्सव है, इस ऊंट महोत्सव का दोस्तों जो आयोजन है वो कहाँ होता है? बीकानेर में। जो ऊंट महोत्सव है, इस ऊंट महोत्सव का दोस्तों जो आयोजन है वो आयोजन कहाँ होता है? बीकानेर में। समझ जाए दोस्तों, जो ऊंट महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। ठीक, पहली बात। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि अगर ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है, अगर ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है तो फिर बात आती है कि अगर ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बीकानेर में। एकदम क्लियर। तो अगर ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है तो फिर बात आती है कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? फिर बात आती है कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है जैसलमेर में। कहाँ किया जाता है? जैसलमेर में। और अगर जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है तो फिर बात आती है कि ब्रज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? फिर बात आती है कि ब्रज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि जो ब्रज महोत्सव है, इस ब्रज महोत्सव का आयोजन किया जाता है भरतपुर में। कहाँ किया जाता है? भरतपुर में। अब अगर भरतपुर में ब्रज महोत्सव का आयोजन किया जाता है तो फिर बात आती है कि हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? फिर बात आती है कि हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? जयपुर में। जो हाथी महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? जयपुर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ब्रिज महोत्सव भरतपुर में, तो हाथी महोत्सव जयपुर में। अब अगर हाथी महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया जाता है तो मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? फिर बात आती है कि मत्स्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि जो मत्स्य महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता था वो आपके अलवर में। कहाँ किया जाता है? अलवर में। समझ जाओगे ना, जो मत्स्य महत्व महोत्सव है इसका दोस्तों आयोजन कहाँ किया जाता है? अलवर में किया जाता है। फिर बात आती है कि अगर मत्स्य महोत्सव का आयोजन अलवर में किया जाता है तो ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि जो ग्रीष्म महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है माउंट आबू में। कहाँ किया जाता है? माउंट आबू में। और अगर ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन माउंट आबू में किया जाता है तो शीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आप क्या बताओगे कि ग्रीष्म और शीत महोत्सव दोस्तों दोनों का आयोजन कहाँ किया जाता है? माउंट आबू में। कहाँ किया जाता है? माउंट आबू में। समझ जाओगे। बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में, ब्रज महोत्सव का आयोजन भरतपुर में, हाथी का जयपुर में, मत्स्य महोत्सव अलवर में, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, तो शीत महोत्सव माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। माउंट आबू सिरोही में आता है, ध्यान रखना। अब दोस्तों एक तो ये बात हुई। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पशुपालन की, अगर हम बात करते हैं पशुपालन की, तो दोस्तों बीकानेर में जो पशु प्रमुखता से पाला जाता है उसका नाम है ऊँट।
एकदम क्लियर दोस्तों। अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो बीकानेर में जो पशु प्रमुखता के साथ पाला जाता है साहब आपके, उसका नाम क्या है? ऊंट। अर्थात बीकानेर का जो प्रमुख पशु है साहब आपके, वो कौन है? ऊंट। एकदम क्लियर, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो ऊंट है ना दोस्तों, जो ऊंट हैं, ये ऊंट वर्तमान में है राज्य पशु। दोस्तों जो ऊंट है ना, इस ऊंट को साहब आपके वर्तमान में राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और पूछा जाए कि ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को। जो ऊंट है, इस ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को दिया गया। एकदम क्लियर, पहली बात। फिर बात आती है कि जो ऊंट है, इस ऊंट की साहब आपके कुल कितने प्रकार की नस्लें होती हैं? क्लियर, जो ऊंट है, इस ऊंट की कुल कितने प्रकार की नस्लें होती हैं? तो दोस्तों जो ऊंट है ना, ये कुल 4 प्रकार की नस्लों में पाया जाता है। जो ऊंट है, इस ऊंट की साहब आपके कुल 4 प्रकार की नस्लें होती हैं। दोस्तों जो ऊंट है, इस ऊंट की साहब कुल कितनी नस्लें होती हैं? 4। फिर बात आती है कि वो 4 नस्लें कौन कौन सी हैं? दोस्तों फिर बात आती है कि जो 4 नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो है बीकानेरी नस्ल। क्लियर दोस्तों, एक है जैसलमेरी नस्ल, एक तो है बीकानेरी नस्ल, एक है जैसलमेरी नस्ल। दोस्तों एक है मेवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल होगी दोस्तों? मेवाड़ी। क्लियर। और दोस्तों एक होगी कच्छी। तो दोस्तों जो ऊंट है, इस ऊंट की कुल मिलाकर 4 नस्लें होती हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और कच्छी। पशुपालन की बात कर रहे हैं तो बीकानेर में ऊंट का पशुपालन किया जाता है। ऊंट राज्य पशु है और इसे 30 जून 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। राजस्थान में ऊंट की 4 नस्लें पाई जाती हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और कच्छी। एकदम क्लियर। ये कुल मिलाकर साहब आपके ऊंट की 4 नस्लें हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो पूरे भारत में ऊंट की 4 नस्लें हो गई, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और कच्छी। ठीक। अच्छा फिर बात आती है दोस्तों, बात आती है कि राजस्थान में, बात आती है कि राजस्थान में जो ऊंट है, इस ऊंट की साहब आपके कौन सी 2 नस्लें प्रसिद्ध हैं? एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब राजस्थान में ऊंट की साहब आपके कौन सी नस्लें प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों राजस्थान में साहब आपके ऊंट की 2 नस्लें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो है गोमट। दोस्तों एक तो है गोमट, और साहब आपके दोस्तों एक तो है गोमट न, और दोस्तों एक है नाचना। एकदम क्लियर। राजस्थान में ऊंट की 2 नस्लें बहुत प्रसिद्ध हैं, गोमट और नाचना। दोस्तों पे बात आती है कि जो गोमट नस्ल का ऊंट होता है ना, ये काम आता है भार ढोने के। दोस्तों जो गोमट नस्ल का ऊंट होता है, ये भार ढोने के काम आता है। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, जो गोमट नस्ल का ऊंट है, ये भार ढोने के काम आता है। तो दोस्तों साहब आपके जो नाचना नस्ल का ऊंट होता है, ये सबसे सुंदर ऊंट होता है। दोस्तों ये सबसे सुंदर ऊंट होता है। एकदम क्लियर। अब दोस्तों ये ऊंट नाचने में निपुण होता है, इसलिए इसको नाचना कहते हैं। और दोस्तों आपके इसे मतवाला ऊंट भी कहा जाता है। इसे मतवाला ऊंट भी कहा जाता है। साहब क्या कहा जाता है? इसे मतवाला ऊंट भी कहा जाता है। समझ जाओगे क्या? राजस्थान में ऊंट की 2 नस्लें हैं, गोमट और नाचना। गोमट भार ढोने के काम आता है, तो नाचना सबसे सुंदर ऊंट होता है, इसे मतवाला ऊंट भी कहा जाता है। एकदम क्लियर यहाँ तक? तो चलूँ आगे। ठीक। अच्छा दोस्तों, जब हम ऊंट की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, जब हम ऊंट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों इस ऊंट की चर्म पर, दोस्तों इस ऊंट की चमड़ी पर या चर्म पर चित्रांकन किया जाता है। दोस्तों इस ऊंट की चर्म पर चित्रांकन किया जाता है। क्लियर। और दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक। दोस्तों ये जो ऊंट होता है ना, इस ऊंट की खाल से, दोस्तों इस ऊंट की खाल से, दोस्तों जो ऊंट होता है ना, सब आपके इस ऊंट की खाल से एक पानी का पात्र बनाया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों, इस ऊंट की खाल से एक पानी का पात्र बनाया जाता है। और दोस्तों उस पानी के पात्र को कहा जाता है कापी। क्या कहा जाता है? कापी। इस ऊंट की खाल से पानी भरने का एक पात्र बनाया जाता है, सब आपके इसे क्या कहा जाता है? कापी। दोस्तों क्या कहा जाता है? कापी। एकदम क्लियर।
अब दोस्तों जब ऊँट की बात चली रही है तो ध्यान रखना, राजस्थान में ऊँट के दूध सब आपकी ऊँटनी, दोस्तों राजस्थान में ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी है और दोस्तों उस डेयरी का नाम है उरमुल डेयरी। दोस्तों राजस्थान में ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी है और दोस्तों उस डेयरी का नाम है उरमुल डेयरी। एकदम क्लियर दोस्तों, उरमुल डेयरी, ये सब आपके राजस्थान में ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी है। और पूछा जाए कि उरमुल डेयरी कहाँ है, बीकानेर में। एकदम क्लियर। और दोस्तों इस उरमुल डेयरी में ऊँटनी के दूध का, दोस्तों इसमें ऊँटनी के दूध को संरक्षित किया जाता है। समझ जाओगे ना दोस्तों, इसमें ऊँटनी के दूध को संरक्षित किया जाता है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में ऊँटनी के दूध की एकमात्र डेयरी है उरमुल डेयरी। और दोस्तों ध्यान रखना, जो ऊँटनी का दूध होता है ना, इस ऊँटनी के दूध में विटामिन सी, दोस्तों इस ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। एकदम क्लियर, इस ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, जब हम ऊँट की बात कर ही रहे हैं, तो दोस्तों इस ऊँट पर तब आपके एक गीत भी लिखा गया है। दोस्तों इस ऊँट पर एक गीत भी लिखा गया है और दोस्तों साहब आपके जो गीत है ना, उस गीत का नाम है गौरबंद। क्लियर दोस्तों, जो गौरबंद है ना, ये एक श्रृंगार गीत है। दोस्तों जो गौरबंद है ना, ये एक श्रृंगार गीत है और ये श्रृंगार गीत सब आपके किस पर लिखा गया है, ऊँट पर। सब आपके किस पर लिखा गया है, ऊँट पर लिखा गया है। अच्छा दोस्तों, एक शब्द आता है गिरबान। दोस्तों एक शब्द आता है गिरबान। फिर पूछा जाता है कि साहब आपके गिरबान क्या है। दोस्तों पूछा जाएगा कि गिरबान क्या है। अच्छा दोस्तों उदाहरण ना, जो गौरबंद है ना, ये ऊँट का आभूषण भी है और गौरबंद एक श्रृंगार गीत भी है। दोस्तों फिर बात आती है साहब आपकी गिरबान क्या होती है। तो दोस्तों ऊँट की नाक, दोस्तों ऊँट की नाक में जो लकड़ी फंसाई जाती है, दोस्तों ऊँट की नाक का जो आभूषण होता है, बोल सकते हैं हम कि ऊँट की नाक का जो आभूषण होता है उसे गिरबान कहा जाता है। समझ जाओगे ना, ऊँट की नाक का जो आभूषण था वो क्या कहलाता है, गिरबान। और दोस्तों ये किसका बना होता है, लकड़ी सा बना होता है। दोस्तों ये किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। केवल हम ऊँट की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। एकदम क्लियर। चलो आगे, फिर बात आती है कि ऊँट अनुसंधान केंद्र है या नहीं है। जब हम ऊँट की बात ही कर रहे हैं तो फिर बात आती है कि राजस्थान में ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। पूछा जाए कि राजस्थान में ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि राजस्थान में साहब आपके जो ऊँट अनुसंधान केंद्र है ना, वो है जोहड़बीड़ में। एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि राजस्थान में ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। कहाँ है, जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि भारत में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। फिर बात आती है कि भारत में ऊँट के आगमन का श्रेय किसे दिया जाता है। पूछा जाए कि भारत में ऊँट के आगमन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि भारत में ऊँट के आगमन का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। भारत में ऊँट के आगमन का श्रेय किसे दिया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम भारत आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम भारत आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक। इसने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया था। ठीक। और इसी के शासनकाल में भारत में पहली बार जौहर उपासना करने वाली थी देवल रानी। मैंने कभी न कभी चर्चा की होगी। तो भारत में ऊँट के आगमन का श्रेय किसे दिया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को। फिर बात आती है कि अगर मोहम्मद बिन कासिम को भारत में ऊँट के आगमन का श्रेय दिया जाता है, तो फिर बात आती है कि राजस्थान में ऊँट के आगमन का श्रेय किसे दिया जाता है। बात आती है कि राजस्थान में ऊँट के आगमन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप क्या बताओगे, लोक देवता पाबू जी को। क्लियर दोस्तों, लोक देवता पाबू जी को राजस्थान में ऊँटों के आगमन का श्रेय दिया जाता है। भारत में तो मोहम्मद बिन कासिम और राजस्थान में पाबू जी को ऊँट के आगमन का श्रेय दिया जाता है। ठीक।
अच्छा, फिर बात आती है कि ऊंट पालक जाति कौन सी है। एकदम क्लियर बात आती है कि ऊंट पालक जाति कौन सी है। पूछ लिया जाए कि ऊंट पालक जाति कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, रायका अथवा रेबारी। रायका अथवा रेबारी ऊंट पालक जाति कहलाती है। समझ जाओगे ना, रायका अथवा रेबारी ऊंट पालक जाति कहलाती है। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह। ठीक, फिर बात आती है कि इस रेबारी जाति का, दोस्तों भी बात आती है कि इस रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। पूछा जाएगा इस रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। पूछ लिया जाए कि इस रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, सारणेश्वर मेला। एकदम क्लियर। पूछा जाएगा कि रायका जाति का या रेबारी जाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, सारणेश्वर मेला। और पूछा जाए कि इस सारणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है, सिरोही में। कब होता है, भाद्र शुक्ल द्वादशी को। एकदम क्लियर, भाद्र शुक्ल द्वादशी को साहब आपके रायका जाति का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। ठीक, अच्छा फिर बात आती है दोस्तों कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां ऊंट की बलि दी जाती थी। दी जाती है नहीं, दी जाती थी। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां ऊंट की बलि दी जाती थी। तो दोस्तों ध्यान रखना कि साहब आपके राजस्थान में साहब आपके जो ऊंट की बलि है ना, वो टोंक में दी जाती थी। किंतु जब से साहब आपके टोंक, दोस्तों जब से ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है, तब से ये बलि बंद कर दी गई है। और दोस्तों ये बलि दी जाती थी मुबारक महल में। दोस्तों ये बलि कहाँ दी जाती थी, मुबारक महल में। समझ जाओगे ना दोस्तों, राजस्थान में मुबारक महल दो हैं। एक मुबारक महल तो है टोंक में और एक मुबारक महल है आमेर में। एकदम क्लियर। दोस्तों जो टोंक वाला मुबारक महल है ना, ये तो जाना जाता है कुर्बानी के लिए। जो टोंक वाला मुबारक महल है ये तो जाना जाता है कुर्बानी के लिए। और दोस्तों जो आमेर वाला मुबारक महल है ये जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना राजस्थान में दो मुबारक महल हैं, एक तो है टोंक में और एक है आमेर में। आमेर वाला मुबारक महल मेहमान नवाजी के लिए और टोंक वाला मुबारक महल साहब आपके कुर्बानी के लिए जाना जाता है। एकदम क्लियर किया। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जब ऊंट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, इस ऊंट की खाल को, दोस्तों इस ऊंट की खाल को कूटकर, दोस्तों इस ऊंट की खाल को कूटकर साहब आपके गलीचे बनाए जाते हैं। इस ऊंट की खाल को कूटकर गलीचे बनाए जाते हैं। समझ जाओगे दोस्तों, ऊंट की खाल को कूटकर गलीचे बनाए जाते हैं। और दोस्तों इसे कहा जाता है नमदे कला। क्या कहा जाता है, नमदे कला। और पूछा जाए कि नमदे कला कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की। कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की। दोस्तों ये केवल मैंने ऊंट पर ही बात कर ली दोस्तों आपसे। समझ जाओगे ना, राजस्थान में साहब आपकी केवल हम ऊंट पर ही चर्चा कर रहे थे। बीकानेर में कौन सा महोत्सव आयोजित होता है, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव का आयोजन कब होता है दोस्तों साहब आपके बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर, तो मरु महोत्सव जैसलमेर, ब्रज महोत्सव भरतपुर, हाथी महोत्सव जयपुर, मत्स्य महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, शीत महोत्सव माउंट आबू। पशुपालन की बात करें तो अब आपके ऊंट यहाँ का प्रमुख पशु है। ऊंट को राज्य पशु बनाया गया था 30 जून 2014 को। ऊंट की 4 नस्लें हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मेवाड़ी। एकदम क्लियर। अगली बात करते हैं तो दोस्तों राज्य में साहब राजस्थान में 2 प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं, गोमट और नाचना। गोमट बार ढोने के लिए प्रसिद्ध है, तो नाचना सबसे सुंदर ऊंट है। नाचना को मत वाला ऊंट भी कहा जाता है। ऊंट की चर्म पर साहब आपके जो चित्रांकन होता है उसे उस्ता कला कहा जाता है, जिस पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। ऊंट की खाल से पानी के पात्र बनाए जाते हैं जिन्हें कापी कहते हैं। उर्मुल डेयरी राजस्थान की एकमात्र डेयरी है साहब जहाँ ऊँटनी के दूध का संरक्षण किया जाता है और ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है।
एकदम क्लियर। अच्छा, गोरबंद दोस्तों, ऊँट का साहब आपके जो ऊँट के गले का आभूषण होता है उसे गोरबंद बोलते हैं, और गोरबंद एक श्रृंगार गीत है जो ऊँट पर लिखा गया है। ऊँट की नाक में लकड़ी का एक आभूषण होता है साहब जिसे हम गिरबान बोलते हैं। ऊँट अनुसंधान केंद्र जौहर-बीड़ बीकानेर में, और भारत में ऊँट का आगमन मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। ऊँट पलक जाति रायका या रेबारी कहलाती है, और रायका जाति का सबसे बड़ा मेला है सारणेश्वर मेला सिरोही, और ये इस मेले का आयोजन होता है भाद्र शुक्ल द्वादशी को। ऊँट की बलि टोंक में दी जाती थी मुबारक महल में। राजस्थान में 2 मुबारक महल हैं, आमेर में और टोंक में। आमेर वाला मेहमान नवाजी के लिए, टोंक वाला कुर्बानी के लिए। ऊँट की खाल को कूटकर साहब आपके गलीचे बनाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है नमदे कला। और साहब आपके नमदे कला कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? आपके टोंक की प्रसिद्ध है। एकदम क्लियर, एक तो बात ये हुई। अगली बात करते हैं अब हम दोस्तों, हम बात करते हैं साहब आपके बीकानेर में साहब आपकी सिंचाई परियोजनाओं की। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो बीकानेर है, इस बीकानेर में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है। फिर बात आती है कि जो बीकानेर है, इस बीकानेर में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है। ठीक। और दोस्तों जो बीकानेर है ना, इस बीकानेर में साहब आपके दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। एकदम क्लियर दोस्तों, इस बीकानेर में साहब आपके इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ इंदिरा गांधी नहर से सब आपकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। क्लियर दोस्तों, इस इंदिरा गांधी नहर से 4 लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। दोस्तों इस इंदिरा गांधी नहर से 4 लिफ्ट नहर निकाली गई है। इस इंदिरा गांधी नहर से 4 लिफ्ट नहर निकाली गई है। फिर बात आती है कि वो 4 लिफ्ट नहर कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों एक नहर का नाम है बांगड़सर नहर। एक नहर का नाम क्या है? बांगड़सर लिफ्ट नहर। समझ जाओगे दोस्तों, एक का तो नाम क्या है? बांगड़सर लिफ्ट नहर। दोस्तों एक नहर का नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। एक का नाम तो है बांगड़सर लिफ्ट नहर, एक का नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। दोस्तों एक का नाम है कोलायत लिफ्ट नहर। क्या नाम है दोस्तों? कोलायत लिफ्ट नहर। समझ जाओगे क्या? बीकानेर में साहब आपके सिंचाई सुविधा के लिए इंदिरा गांधी नहर प्रमुख नहर है। और दोस्तों साहब आपके यहाँ अगर दोस्तों जब नहर की बात कर रहे हैं तो साहब आपके यहाँ 4 इंदिरा गांधी नहर से 4 लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। कौन कौन सी? बांगड़सर, गजनेर, कोलायत। और दोस्तों एक लिफ्ट नहर का नाम है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। दोस्तों एक नहर का नाम है लूणकरणसर लिफ्ट नहर। एकदम क्लियर दोस्तों, ये 4 लिफ्ट नहर हैं जो कि साहब आपके बीकानेर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही है। ठीक। अब दोस्तों वर्तमान में इन नहरों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। वर्तमान में इन नहरों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। दोस्तों साहब आपकी जो बांगड़ लिफ्ट नहर है ना, इसे कहा जाता है वर्तमान में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। एकदम क्लियर दोस्तों, जो बांगड़ लिफ्ट नहर है इसे वर्तमान साहब क्या कहा जाता है? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि जो गजनेर लिफ्ट नहर है इसे कहा जाता है वर्तमान में पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। समझ जाओगे कह रहे भैया? ठीक। अच्छा दोस्तों जो कोलायत लिफ्ट नहर है, दोस्तों जो कोलायत लिफ्ट नहर है सब आपके इसे कहा जाता है सब आपके वर्तमान में करणी लिफ्ट नहर। दोस्तों क्या कहा जाता है? करणी लिफ्ट नहर। और दोस्तों साहब आपके जो लूणकरणसर लिफ्ट नहर है इसे कहा जाता है कंवरसेन लिफ्ट नहर। साहब क्या कहा जाता है इसे? कंवरसेन लिफ्ट नहर। समझ जाओगे क्या? तो बीकानेर में सिंचाई सुविधा के लिए 4 इंदिरा गांधी नहर प्रमुख नहर है। ठीक। और दोस्तों इससे 4 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। एक का नाम है साहब आपके बांगड़सर, एक का नाम गजनेर, एक का नाम कोलायत और एक का नाम लूणकरणसर। बांगड़सर को वर्तमान में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर कहा जाता है, तो गजनेर को पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कहा जाता है, कोलायत को डॉक्टर कर्णीसेन और दोस्तों साहब आपके लूणकरणसर को कंवरसेन कहा जाता है। एकदम क्लियर। ये तो साहब आपके हुई सिंचाई परियोजना की बात। फिर बात करते हैं कि साहब आपके बीकानेर में प्रमुख खनिज का उत्पादन कौन सा होता है। बात आती है कि बीकानेर में साहब आपके जो प्रमुख खनिज है वो कौन सा है। तो दोस्तों साहब आपके जो बीकानेर जिले में प्रमुख खनिज है ना वो है कोयला। एकदम क्लियर
दोस्तों यहाँ का सब आपके जो प्रमुख खनिज है वो कौन सा है, कोयला। और दोस्तों ध्यान रखना बीकानेर में लिग्नाइट किस्म का, दोस्तों बीकानेर में सब आपके लिग्नाइट किस्म का कोयला उत्पादित किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना बीकानेर में लिग्नाइट किस्म का कोयले का खनन किया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, जब हम कोयले की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना बात आती है कि राजस्थान में कोयले के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। राजस्थान में कोयले के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों राजस्थान में कोयला उत्पादन के 2 केंद्र हैं। राजस्थान में कोयला उत्पादन के 2 केंद्र हैं। एक केंद्र का तो नाम है बाड़मेर, एक केंद्र का नाम तो है बाड़मेर और एक केंद्र का नाम है बीकानेर। एकदम क्लियर, राजस्थान में कोयला उत्पादन के 2 केंद्र हैं, एक का नाम तो है बाड़मेर और एक का नाम है बीकानेर। अर्थात बाड़मेर और बीकानेर में साहब आपके कोयले का उत्पादन किया जाता है और लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। साहब किसका किया जाता है, लिग्नाइट किस्म के कोयले का उत्पादन किया जाता है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि बाड़मेर में कोयला उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। बात आती है कि बाड़मेर में कोयला उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो आप क्या बताओगे, एक का नाम है कपूरडी, एक का नाम है जालीपा, एकदम क्लियर, एक का नाम है गूढ़ा। क्लियर दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कपूरडी हुआ, जालीपा हुआ, गूढ़ा हुआ। दोस्तों एक का नाम है कसनऊ, एक का नाम क्या है, कसनऊ। कपूरडी, जालीपा, गूढ़ा, कसनऊ। और दोस्तों एक का नाम है गिरल, एक तो दोस्तों एक का नाम है गिरल। दोस्तों ये सभी सब आपके बाड़मेर में कोयला उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से, कपूरडी, जालीपा, गूढ़ा, गिरल और कसनऊ। फिर बात आती है कि बीकानेर में कोयला उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। बात आती है कि साहब आपके बीकानेर में कोयला उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, एक तो है पालाना, दोस्तों एक तो कौन सा है, पालाना। ठीक दोस्तों, एक है पानेरी, एक है चनेरी। समझ जाओगे दोस्तों, पालाना है, पानेरी है, चनेरी है। और दोस्तों मैं ऊपर लिख रहा हूं, समझ जाना दोस्तों, एक है बरसिंहसर। कौन सा है, बरसिंहसर। समझ जाओगे, पालाना, पानेरी, चानेरी, बरसिंहसर। और दोस्तों एक का नाम है साहब आपके बिथनऊ। दोस्तों एक का नाम है बिथनऊ। ये सब आपके बीकानेर में कोयला उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। एकदम क्लियर। बीकानेर जिले का प्रमुख खनिज कौन सा है, कोयला। कोयला किस किस्म का निकाला जाता है, लिग्नाइट किस्म का। राजस्थान में कोयले के 2 प्रमुख केंद्र बाड़मेर और बीकानेर। बाड़मेर में कपूरडी, जालीपा, गूढ़ा और कसनऊ। बीकानेर में पालाना, पानेरी, चानेरी, बरसिंहसर और बिथनऊ। ये कोयला उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह। ठीक। अच्छा दोस्तों, अगर हम कोयले की बात कर रहे हैं, अगर हम कोयले की बात कर रहे हैं तो पूछा जाएगा कि साहब आपके कोयले की किस्में कौन कौन सी होती हैं। पूछा जाएगा कि कोयले की कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो दोस्तों भारत में 4 प्रकार के कोयले का उत्पादन किया जाता है, 4 किस्में होती हैं। एकदम क्लियर। फिर बात आती है 4 किस्में कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है लिग्नाइट। कौन सी होती है, लिग्नाइट। दोस्तों एक होती है बिटुमिन, एक तो लिग्नाइट, एक बिटुमिन्स। दोस्तों एक होती है एंथ्रेसाइट। कौन सी होती है, एंथ्रेसाइट। और दोस्तों एक होती है पीट। ये सब आपके कोयले की 4 किस्में हो गई। कौन कौन सी, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रेसाइट और पीट। एकदम क्लियर। ये सब आपके कोयले की प्रमुख किस्में हो गई। चलूँ आगे दोस्तों अच्छी तरह। सिंचाई परियोजना क्लियर और खनिज क्लियर। दोस्तों अगली बात करते हैं हम बीकानेर की। तो दोस्तों अगर हम आगे की बात करते हैं कि साहब आपके, अब बात दोस्तों हम करते हैं बीकानेर के प्रमुख मंदिरों की। बात करते हैं हम बीकानेर के प्रमुख मंदिरों की। अगर दोस्तों बीकानेर के प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो दोस्तों साहब आपके यहाँ एक मंदिर है और साहब आपके वो है कपिल मुनि का मंदिर। एकदम क्लियर। साहब आपके अगर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम क्या है, कपिल मुनि का मंदिर। ठीक। और पूछा जाए कि जो कपिल मुनि का मंदिर है ये कहाँ है,
पूछा जाएगा कि जो कपिल मुनि का मंदिर है ये मंदिर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि जो कपिल मुनि का मंदिर है दोस्तों ये है कोलायत में। दोस्तों पूछा जाएगा कि साहब आपके जो कपिल मुनि का मंदिर है ये कहाँ है, कोलायत में। फिर बात आती है कपिल मुनि कौन थे, बात आती है कि जो कपिल मुनि थे ये कौन थे। क्लियर। तो दोस्तों जो कपिल मुनि है ना ये साहब आपके दोस्तों बात आती है कि साहब आपके कपिल मुनि कौन थे, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। ठीक दोस्तों, जो कपिल मुनि का मंदिर है ना यहाँ साहब आपके कुल मिलाकर 52 घाट हैं। ध्यान ना, जो कपिल मुनि का मंदिर है यहाँ कुल मिलाकर 52 घाट हैं और 5 मंदिर हैं। क्लियर। घाट तो कितने हैं 52 और मंदिर कितने हैं 5। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि साहब आपके जो कपिल मुनि का मेला है, दोस्तों बात आती है कि जो कपिल मुनि का मेला है इस मेले का आयोजन कब किया जाता है। तो दोस्तों रहना जो कपिल मुनि का मेला है ना इस मेले का साहब आपके आयोजन किया जाता है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को। दोस्तों जो कपिल मुनि का मेला है इसका आयोजन किया जाता है कोलायत बीकानेर में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को। समझ जाओगे कि अच्छी तरह। ठीक। फिर बात आती है कि जो कपिल मुनि हैं ये सब कपिल मुनि साहब आपके क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है सांख्य शास्त्र का जनक। दोस्तों इन्हें कहा जाता है सांख्य दर्शन का या सांख्य शास्त्र का जनक। समझ जाओगे अच्छी तरह। अच्छा दोस्तों साहब समझना देखो, दोस्तों भारतीय दर्शन की अगर हम बात करते हैं, दोस्तों अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो दोस्तों भारतीय धर्म आपके दर्शन शास्त्र में कुल कितने दर्शन माने गए हैं, 6 दर्शन। भारतीय दर्शन शास्त्र में कुल कितने दर्शन माने गए हैं, 6 दर्शन। दोस्तों पहला दर्शन कौन सा माना गया है, सांख्य दर्शन। कौन सा माना गया है, सांख्य दर्शन। और दोस्तों पूछा जाए कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, पूछा जाए कि सांख्य दर्शन के जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो सांख्य दर्शन है इसके जनक है कपिल मुनि। ठीक। फिर दोस्तों दूसरा दर्शन कौन सा माना गया है, न्याय दर्शन। दोस्तों दूसरा दर्शन कौन सा माना गया है, न्याय दर्शन। और पूछा जाएगा कि न्याय दर्शन के जनक कौन है, गौतम ऋषि। ठीक। अच्छा दोस्तों साहब तीसरा जनक कौन, साहब तीसरा दर्शन कौन सा माना गया है, योग दर्शन। ठीक। और पूछा जाए कि योग दर्शन के जनक कौन हैं, तो आप क्या बताओगे, पतंजलि। एकदम क्लियर। योग दर्शन के जनक कौन है, पतंजलि। अच्छा दोस्तों आपके और कौन सा दर्शन माना गया है, तो दोस्तों एक है वैशेषिक दर्शन। दोस्तों एक है वैशेषिक दर्शन। और पूछा जाए कि जो वैशेषिक दर्शन है इसके जनक कौन है, तो आप क्या बताओगे, कणाद। कौन है, कणाद। दोस्तों एक है चारवाक दर्शन। दोस्तों कौन सा दर्शन, चारवाक दर्शन। और पूछा जाए कि जो चारवाक दर्शन है इसके जनक कौन है, आचार्य बृहस्पति। दोस्तों जो चारवाक दर्शन है उसके जनक कौन है, आचार्य बृहस्पति। और दोस्तों एक दर्शन है और उसका नाम है मीमांसा दर्शन। क्या नाम है, मीमांसा दर्शन। ठीक। और दोस्तों जो मीमांसा दर्शन है ना ये मीमांसा दर्शन 2 शाखाओं में है। एक तो होती है पूर्व मीमांसा, एक तो क्या होती है, पूर्व मीमांसा। और दोस्तों जो पूर्व मीमांसा दर्शन है इसके जनक तो हैं जैमिनी। दोस्तों जो पूर्व मीमांसा दर्शन था उसके जनक तो कौन है, जैमिनी। और दोस्तों एक होती है उत्तर मीमांसा, एक तो पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। और दोस्तों जो उत्तर मीमांसा है उसके जनक कौन है, बादरायण। उसके जनक कौन है दोस्तों, बादरायण। समझ जाओगे क्या। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है, यहाँ 52 घाट और 5 मंदिर हैं। मेला भरता है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को। इन्हें कहा जाता है सांख्य शास्त्र का जनक। भारतीय दर्शन में कुल कितने दर्शन हुए हैं, 6। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, चारवाक और मीमांसा। सांख्य के जनक कपिल, न्याय के गौतम, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, चारवाक के बृहस्पति और मीमांसा के पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। बीकानेर जिले के प्रमुख मंदिर और बीकानेर जिले के प्रमुख मंदिर में दोस्तों हम कपिल मुनि का मंदिर पढ़ चुके हैं। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है। इसे 52 घाट और 5 मंदिर कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। और कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के या सांख्य दर्शन के प्रणेता कहलाते हैं। भारत में कुल मिलाकर 6 दर्शन माने गए, षड दर्शन, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, चारवाक। और दोस्तों इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे की बात करते हैं।
दोस्तों अब बात आती है कि बीकानेर में और कौन सा मंदिर है। तो दोस्तों बीकानेर में एक मंदिर है और उसे कहा जाता है हेरंब गणपति। दोस्तों बीकानेर में एक मंदिर है और दोस्तों इसे कहा जाता है हेरंब गणपति का मंदिर। एकदम क्लियर, बीकानेर का एक मंदिर है, नाम है हेरंब गणपति का मंदिर। फिर बात आती है कि जो हेरंब गणपति का मंदिर है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो हेरंब गणपति का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था। तो आप क्या बताओगे कि हेरंब गणपति के मंदिर का निर्माण कराया था अनूप सिंह ने। जो हेरंब गणपति का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, अनूप सिंह ने। और दोस्तों जो अनूप सिंह है ना, इस अनूप सिंह को कहा जाता है माही भरातीव। दोस्तों जो अनूप सिंह है, इस अनूप सिंह को क्या कहा जाता है, माही भरातीव। और पूछा जाए कि अनूप सिंह को माही भरातीव की संज्ञा किसने दी थी, पूछ लिया जाए कि अनूप सिंह को माही भरातीव की संज्ञा किसने दी थी, औरंगजेब ने। अनूप सिंह को माही भरातीव की संज्ञा किसने दी थी, औरंगजेब ने। अच्छा दोस्तों ये भी याद रखना कि जो अनूप सिंह है, इस अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल। एकदम क्लियर दोस्तों, जो अनूप सिंह है, इस अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल। समझ जाओगे, जो अनूप सिंह हैं, इस अनूप सिंह का शासनकाल क्या कहलाता है, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल। तो हेरंब गणपति का मंदिर कहाँ है, बीकानेर में। किसने बनाया था, अनूप सिंह। अनूप सिंह को क्या कहा जाता है, माही भरातीव। और अनूप सिंह को माही भरातीव की संज्ञा किसने दी थी, औरंगजेब ने। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। अच्छा दोस्तों इस हेरंब गणपति की विशेषता पूछी जाए कि हेरंब गणपति के मंदिर की विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे कि हेरंब गणपति की विशेषता यह है कि यहाँ जो गणेश जी की मूर्ति है वो चूहे पर नहीं सिंह पर सवार है। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ जो गणेश जी की मूर्ति है वो सब आपके चूहे पर नहीं किस पर सवार है, सिंह पर सवार है। तो दोस्तों हेरंब गणपति हो गए। अब दोस्तों बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके यहाँ और कौन सा मंदिर है, बात आती है कि इसके अलावा यहाँ और कौन सा मंदिर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर जिले में एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है रत्न बिहारी जी का मंदिर। ये दोस्तों बीकानेर में एक मंदिर है और दोस्तों उस मंदिर का नाम है रत्न बिहारी जी का मंदिर। और पूछा जाए कि जो रत्न बिहारी जी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, पूछा जाए कि रत्न बिहारी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि जो रत्न बिहारी जी का मंदिर है इसका निर्माण कराया था रत्न सिंह ने। किसने कराया था, रत्न सिंह ने। ठीक, और पूछा जाए कि रत्न सिंह का योगदान क्या है इतिहास में, तो दोस्तों ध्यान रखना, रत्न सिंह के द्वारा बीकानेर रियासत में, दोस्तों रत्न सिंह के द्वारा बीकानेर रियासत में कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। रत्न सिंह के द्वारा बीकानेर रियासत में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया था। एकदम क्लियर, तो बीकानेर रियासत में कन्यावध पर प्रतिबंध किसने लगाया था, रत्न सिंह ने। अच्छा पूछा जाए कि कन्यावध पर प्रतिबंध लगाने वाली, कन्यावध पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, कन्यावध पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, तो आप क्या बताओगे कि कन्यावध पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत थी जयपुर। और पूछा जाए कि जयपुर का शासक कौन था जिसने कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया, तो आप क्या बताओगे, सवाई जय सिंह। कौन था दोस्तों, सवाई जय सिंह। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक। अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, अंग्रेजों के द्वारा कन्यावध को प्रतिबंधित किया था 1833 में। समझे दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा कन्यावध को प्रतिबंधित किया गया था 1833 में। एकदम क्लियर, 1833 में अंग्रेजों के द्वारा कन्यावध को प्रतिबंधित किया गया था। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि किसके द्वारा कन्यावध को प्रतिबंधित किया गया था, तो आप क्या बताओगे, विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, विलियम बेंटिक के द्वारा कन्यावध को प्रतिबंधित किया गया था 1833 में। और पूछा जाए कि विलियम बेंटिक कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखना, विलियम बेंटिक हैं बंगाल के अंतिम, विलियम बेंटिक हैं बंगाल के अंतिम और भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल। एकदम क्लियर दोस्तों, विलियम बेंटिक है बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। समझ जाओगे क्या भैया अच्छी तरह? एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट? एकदम क्लियर दोस्तों ध्यान रखना ये बात अच्छी तरह। रत्न बिहारी जी का मंदिर रत्न सिंह ने बनाया। अच्छा दोस्तों, रत्न सिंह बीकानेर के वह शासक थे जिन्होंने कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। कन्यावध पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली रियासत थी जयपुर, शासक का नाम था सवाई जय सिंह। ठीक, कन्यावध पर था आपके अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था 1833 में और लगाने वाला था विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक कहलाता है बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तो? ठीक, फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके बीकानेर में और कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि इसके अलावा बीकानेर में साहब आपके एक मंदिर और है और उस मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। दोस्तों इसके अलावा बीकानेर में एक मंदिर और है और मंदिर का नाम है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। ठीक, और पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पूछा जाए कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है इसका निर्माण कराया था राव लूणकरण सर ने। किसने कराया था? राव लूणकरण सर ने। जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? राव लूणकरण सर ने। और दोस्तों जो राव लूणकरण है ना दोस्तों, जो राव लूणकरण है, क्लियर, इन्हें कहा जाता है कलयुग का कर्ण। दोस्तों जो राव लूणकरण है इन्हें क्या कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। एकदम क्लियर, राव लूणकरण क्या कहलाता है? कलयुग का कर्ण। और पूछा जाए कि राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किसने कहा है? पूछा जाए कि राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किसने कहा है? जय सोम ने कहा है। किसने कहा है? जय सोम ने। और पूछा जाए कि किस ग्रंथ में कहा है? पूछा जाए कि किस ग्रंथ में कहा है, तो ग्रंथ का नाम है कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम। एकदम क्लियर दोस्तों, पूछा जाए कि ग्रंथ का नाम क्या है, तो दोस्तों ग्रंथ का नाम है कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम। एकदम क्लियर दोस्तों, ग्रंथ का नाम है कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम। ग्रंथ में साहब आपके लूणकरण को कहा गया है कलयुग का कर्ण। क्लियर, और दोस्तों ये वही लूणकरण है जिन्होंने बीकानेर में लूणकरणसर झील का निर्माण कराया था। दोस्तों ये वही लूणकरण है जिन्होंने बीकानेर में लूणकरणसर झील का निर्माण कराया था। ठीक, और दोस्तों ये झील है ना, ये पश्चिमी राजस्थान की, दोस्तों यह झील पश्चिमी राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एकदम क्लियर, पश्चिमी राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? लूणकरणसर झील। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह? एकदम क्लियर। अरे भैया हाँ तो भरो रे भाई, एकदम क्लियर। लक्ष्मी नारायण का मंदिर किसने बनाया? लूणकरण ने। लूणकरण क्या कहलाता है? कलयुग का कर्ण। और कलयुग का कर्ण किसने कहा था? जय सोम ने। किस ग्रंथ में कहा था? कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम में। लूणकरण था आपके दोस्तों, इसके द्वारा लूणकरणसर झील का निर्माण कराया गया जो कि पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एकदम क्लियर। चलो क्या आगे? अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, एक बात दोस्तों और याद रख लो अच्छी तरह। ठीक, अच्छा साहब आपको याद क्या रखना है? ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाए कि मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? पूछा जाए कि मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? ठीक, और दोस्तों पूछा जाएगा राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? क्लियर, पूछा जाए कि मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है और राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों अगर मेवाड़ के कर्ण की बात आए तो आपका आंसर क्या होगा? भामाशाह। क्लियर, इन्हें अपनी दानशीलता के लिए मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। अच्छा पूछा जाए कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे कि राजपूताने का कर्ण कहा जाता है राय सिंह को। पूछा जाए कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को। अच्छा पूछा जाए कि राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? क्लियर,
अगर ये पूछ लिया जाए कि राजपूताने का रायसिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद ने। और दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने मुणहोत नैंसी को कहा था राजपूताने का अबुल फजल। समझ जाओगे ना? मुंशी देवी प्रसाद ने मुणहोत नैंसी को कहा था राजपूताने का अबुल फजल, और बीकानेर के रायसिंह को कहा था राजपूताने का कर्ण। समझ जाओगे क्या भैया? एकदम क्लियर, समझ जाओगे। लक्ष्मी नारायण का मंदिर किसने बनाया? लूणकर्ण ने। लूणकर्ण साहब आपके कलयुग का कर्ण कहलाता है। इसे कलयुग का कर्ण किसने कहा था? जयसोम ने। किस ग्रंथ में कहा था? कर्मचंद वंशोत्कीर्तनम में। अच्छा, इनके द्वारा कौन सी झील बनाई गई? लूणकरणसर झील, जो कि पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एकदम क्लियर। मेवाड़ का कर्ण भामाशाह, राजपूताने का कर्ण रायसिंह। रायसिंह को कर्ण किसने कहा था? इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने। और मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा मुणहोत नैंसी को कहा गया था राजपूताने का कर्ण, एक तो राजपूताने का अबुल फजल। समझ गए भी हूं? चलो आगे, एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके बीकानेर में साहब वो किसका मंदिर है? तो दोस्तों लोक संत हैं या लोक देवता हैं जामभोजी। क्लियर। और दोस्तों जो जामभोजी हैं, इन जामभोजी का मंदिर भी साहब कहाँ है? आपके बीकानेर में। अच्छा दोस्तों, एक है साहब आपके जसनाथ जी। कौन है दोस्तों? जसनाथ जी। और जसनाथ जी का जो मंदिर है ना, वो भी कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। ठीक। अभी थोड़ी देर बाद दोस्तों जब मैं लोक देवता या लोक संत पढ़ाऊंगा तब इन पे चर्चा करेंगे। एकदम क्लियर। तो बीकानेर के मंदिर क्लियर हो गए ना कि बीकानेर में कौन कौन से मंदिर हैं? एक बार दोस्तों अच्छी तरह देख लो भाई। एकदम क्लियर। कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में है। ठीक। दोस्तों बाद दोस्तों हेरम गणपति का मंदिर है, रत्न बिहारी जी का मंदिर है, और दोस्तों इसके अलावा लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और दोस्तों इसके अलावा जामभोजी और जसनाथ जी का मंदिर कहाँ है? जिला बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों? जिला बीकानेर में। क्लियर। अच्छा दोस्तों अब हम बात करते हैं बीकानेरी चित्रशैली की। क्लियर दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीकानेर की चित्रशैली की। ठीक। यहाँ से सब आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूँ जो बहुत काम के हैं बीकानेर चित्रशैली की। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो बीकानेर चित्रशैली है दोस्तों, प्रश्न उठता है कि जो बीकानेर चित्रशैली है, इस बीकानेर चित्रशैली का आरंभ कब हुआ? पूछा जाए कि बीकानेर चित्रशैली का आरंभ कब हुआ? एकदम क्लियर। तो आप क्या बताओगे कि जो बीकानेर चित्रशैली है दोस्तों, जो बीकानेर चित्रशैली है, इसका जो आरंभ है दोस्तों वो हुआ था रायसिंह के समय। पूछा जाएगा कि जो बीकानेर चित्रशैली है, इस बीकानेर चित्रशैली का आरंभ कब हुआ था? रायसिंह के समय। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो बीकानेर चित्रशैली है, ये बीकानेर चित्रशैली किससे प्रभावित है? पूछा जाएगा कि बीकानेर चित्रशैली किससे प्रभावित है? तो आप क्या बताओगे कि बीकानेर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से प्रभावित है। पूछा जाएगा कि बीकानेर चित्रशैली साहब आपके किससे प्रभावित हैं? मुगल चित्रशैली से। एकदम क्लियर। बीकानेर चित्रशैली का आरंभ कब हुआ था? बीकानेर चित्रशैली का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? आपके रायसिंह के समय। और बीकानेर चित्रशैली किससे प्रभावित है? मुगल चित्रशैली से। अच्छा, फिर बात आती है कि बीकानेर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से कब प्रभावित हुई? पूछा जाए कि बीकानेर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से कब प्रभावित हुई, तो आप क्या बताओगे? रायसिंह के समय। पूछा जाएगा कि बीकानेर चित्रशैली पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव कब पड़ा? रायसिंह के समय पड़ा। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो बीकानेर चित्रशैली है, इस बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे कि अनूप सिंह का शासनकाल। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। समझ जाओगे ना? पूछ लिया जाए कि बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि बीकानेर चित्रशैली, पूछा जाएगा कि बीकानेर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से कब स्वतंत्र हुई? एकदम क्लियर। बीकानेर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से कब स्वतंत्र हुई? एकदम क्लियर। पूछ लिया जाए कि बीकानेर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से कब स्वतंत्र हुई, तो दोस्तों सुजान सिंह के शासनकाल में बीकानेर चित्रशैली
सुजान सिंह के शासनकाल में बीकानेर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से स्वतंत्र हो गई थी। और दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में बीकानेर चित्रशैली स्वतंत्र चित्रशैली बनी थी। इन्हीं के शासनकाल में बीकानेर चित्रशैली स्वतंत्र चित्रशैली बनी थी। समझ जाना भैया, बहुत काम की बात है। बीकानेर चित्रशैली का आरंभ राय सिंह के समय, बीकानेर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से प्रभावित हुई मुगल राय सिंह के समय। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल। बीकानेर चित्रशैली मुगल चित्रशैली से कब स्वतंत्र हुई, तो आप क्या बताओगे, सुजान सिंह के समय। अर्थात सुजान सिंह के समय बीकानेर चित्रशैली पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव समाप्त हो गया था और यह स्वतंत्र चित्रशैली के रूप में प्रकट हुई थी। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि बीकानेर चित्रशैली का प्रमुख वृक्ष कौन सा है। पूछा जाएगा कि बीकानेर चित्रशैली में प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, आम। अच्छा पूछ लिया जाए कि बीकानेर चित्रशैली में प्रमुख रंग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, पीला। एकदम क्लियर। वृक्ष की बात आए तो आम, रंग की बात आए तो दोस्तों पीला। अच्छा पूछा जाएगा कि बीकानेर चित्रशैली का प्रमुख पशु कौन सा है। पूछ लिया जाए कि बीकानेर चित्रशैली का प्रमुख पशु कौन सा है, तो एक तो ऊंट है और दोस्तों एक क्या होगा, घोड़ा। ऊंट और घोड़ा साहब आपके बीकानेर चित्रशैली का प्रमुख पशु हैं। अच्छा पूछा जाएगा कि बीकानेर चित्रशैली का प्रमुख पक्षी कौन है, तो आप क्या बताओगे, एक तो कौवा और एक चील। कौवा और चील ये बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख पक्षी हैं। समझ जाओगे क्या। ठीक, बीकानेर चित्रशैली का वृक्ष आम, रंग पीला, पशु ऊंट और घोड़ा, पक्षी कौवा और चील। ठीक, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि निम्न में से वो कौन सी चित्रशैली है, निम्न में से वह कौन सी चित्रशैली है जिसमें सर्वाधिक चित्रकार मुस्लिम जाति के होते हैं। पूछ लिया जाए कि निम्न में से वो कौन सी चित्रशैली है जिसमें सर्वाधिक चित्रकार मुस्लिम चित्रकार होते हैं, तो बीकानेर चित्रशैली दोस्तों एक ऐसी चित्रशैली है जिसके अधिकांश चित्रकार मुस्लिम जाति के हैं। समझ जाओगे ना, बीकानेर चित्रशैली एक ऐसी चित्रशैली है जिसके अधिकांश चित्रकार मुस्लिम जाति के हैं। ठीक, अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, बीकानेर चित्रशैली एक ऐसी चित्रशैली है जिसके चित्रकार अपने चित्र के नीचे नाम और तिथि का अंकन करते हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, ध्यान रखना, बीकानेर चित्रशैली एक ऐसी चित्रशैली है जिसके अंतर्गत चित्रकार अपने चित्र के नीचे नाम और तिथि दोनों अंकित करते हैं। एकमात्र चित्रशैली जिसके अंतर्गत चित्रकारों के द्वारा नाम और तिथि का अंकन किया जाता है, बीकानेर चित्रशैली। समझ गए क्या दोस्तों अच्छी तरह। अच्छा दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों बीकानेर जिले के लोक संतों की। दोस्तों अब हम बात करते हैं बीकानेर जिले के लोक संतों की। फिर बात आती है कि बीकानेर साहब आपके कौन कौन से साहब आपके लोक संत हुए। ठीक, अच्छा दोस्तों उससे पहले हम नृत्य की बात कर लेते हैं। फिर बात आती है कि जो बीकानेर है, इस बीकानेर का प्रमुख नृत्य कौन सा है। पूछा जाए कि जो बीकानेर है, इस बीकानेर का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो बीकानेर है ना, इस बीकानेर का जो प्रमुख नृत्य है उसका नाम है अग्नि नृत्य। जो बीकानेर है, इस बीकानेर का प्रमुख नृत्य कौन सा है, अग्नि नृत्य। और पूछा जाए कि अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। पूछा जाएगा कि जो अग्नि नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अच्छा पूछा जाएगा साहब आपके कि जो अग्नि नृत्य है ये किस संप्रदाय का नृत्य है, तो आप क्या बताओगे कि जो अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। जो अग्नि नृत्य है ये जसनाती संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है। ठीक, अच्छा पूछा जाए कि जो अग्नि नृत्य है, इस अग्नि नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई। पूछा जाएगा कि अग्नि नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो आप क्या बताओगे कि जो अग्नि नृत्य है इसकी उत्पत्ति हुई थी कतरियासर में। कहाँ हुई थी, कतरियासर में। ठीक, फिर पूछा जाए कि अग्नि नृत्य में सब आपके जो अग्नि होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, धूणा। क्या कहा जाता है, धूणा। ठीक, और पूछा जाएगा कि जो नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पूछा जाएगा कि जो नर्तक होते हैं दोस्तों, जो अग्नि नृत्य में साहब आपके नर्तक होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, इन्हें कहा जाता है नाचनिया।
क्या कहा जाता है, नाचनिया कहा जाता है। समझ जाओगे ना। बीकानेर जिले का प्रमुख नृत्य है अग्नि नृत्य, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय का है। उत्पत्ति हुई थी कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य, और दोस्तों इसमें अग्नि को धुआं कहा जाता है और नाचने वाले को नाचनिया कहा जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब आपके बीकानेर जिले में कौन कौन से लोक देवता हुए। दोस्तों बात आती है कि बीकानेर जिले में कौन कौन से लोक देवता हुए। तो दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर जिले में 3 लोक देवता हुए हैं। ये दोस्तों बीकानेर जिले में 3 लोक देवता हुए हैं। फिर बात आती है कि वो 3 लोक देवता कौन कौन से हैं। तो दोस्तों एक तो है जाम्भोजी, एक तो कौन से हैं, जाम्भोजी, ठीक। और दोस्तों एक है साहब आपके बिग्गाजी। कौन है दोस्तों, बिग्गाजी। और दोस्तों एक है आपके जसनाथ जी। एकदम क्लियर। एक कौन से हैं, जसनाथ जी, ठीक। तो जाम्भोजी, बिग्गाजी और जसनाथ जी ये बीकानेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं, ठीक। फिर बात आती है कि जो जाम्भोजी हैं दोस्तों, जो जाम्भोजी हैं, इन जाम्भोजी को कहा जाता है विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक। एकदम क्लियर दोस्तों, जो जाम्भोजी हैं इन्हें कहा जाता है विश्नोई संप्रदाय की संस्थापक, या इनके द्वारा विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ठीक। दोस्तों जो बिग्गाजी हैं दोस्तों, ये बिग्गाजी आपके जाखड़ समाज के लोक देवता हैं। समझ दोस्तों, जो बिग्गाजी हैं ये बिग्गाजी जाखड़ समाज के लोक देवता हैं। समझ जाओगे क्या भैया, ये बिग्गाजी साहब क्या हैं, जाखड़ समाज के लोक देवता। एकदम क्लियर। और दोस्तों साहब आपके जो जसनाथ जी हैं, ये जसनाथ साहब आपके जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, जानना जो जसनाथ जी हैं ये जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख हैं। एकदम क्लियर। इनके द्वारा जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। समझ जाओगे कि अच्छी तरह। बीकानेर में साहब आपके 3 लोक देवता हुए हैं, जाम्भोजी, बिग्गाजी और जसनाथ जी। जाम्भोजी विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक हैं, ठीक। दोस्तों बिग्गाजी जाखड़ समाज के लोक देवता हैं, और दोस्तों साहब आपके जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय के लोक देवता हैं, ठीक। दोस्तों जब हम कभी लोक देवी देवताओं पर चर्चा करेंगे तो वहाँ इनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक। अभी वर्तमान दोस्तों इनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा बात आती है कि बीकानेर में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है। पूछा जाएगा कि बीकानेर में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है, तो आप क्या बताओगे कि साहब जो बीकानेर है इस बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। पूछा जाएगा कि बीकानेर में साहब आपकी किसका मंदिर स्थित है, करणी माता का मंदिर। फिर बात आती है कि जो करणी माता है इस करणी माता का साहब आपके मूल नाम क्या था। पूछा जाए कि करणी माता का मूल नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि करणी माता का मूल नाम था रिद्धिबाई। करणी माता का मूल नाम क्या था, रिद्धिबाई। अच्छा पूछा जाएगा कि जो करणी माता का मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया, तो आप क्या बताओगे कि करणी माता का जो मंदिर है सब आपके वो करण सिंह के द्वारा बनाया गया था। अच्छा पूछ लिया जाए कि इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया। पूछ लिया जाए कि इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया, तो आप क्या बताओगे कि इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने कराया था दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ने। एकदम क्लियर दोस्तों। और जो महाराजा गंगा सिंह हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थान का भागीरथ। जो महाराजा गंगा सिंह हैं इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ, क्योंकि ये गंगा नहर के जनक कहलाते हैं, ठीक। अच्छा दोस्तों जो करणी माता है इस करणी माता को कहा जाता है चूहों की देवी। जो करणी माता है इसे क्या कहा जाता है, चूहों की देवी कहा जाता है, ठीक। यहाँ सामान्य जानकारी दी है, विशेष जानकारी दोस्तों हम लोक देवी देवताओं में पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो बीकानेर जिला है इस बीकानेर जिले में प्रमुख क्षत्रियाँ कौन कौन सी हैं। पूछ लिया जाए कि बीकानेर में प्रमुख क्षत्रियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे कि दोस्तों बीकानेर में साहब आपके एक तो है देवी कुंड की क्षत्रियाँ। दोस्तों जो बीकानेर हैं सब आपके यहाँ एक तो हैं देवी कुंड की छत्री, क्लियर। और दोस्तों जो देवी कुंड की छत्री हैं ये बीकानेर के शासकों के राजकीय स्मारक हैं। अर्थात देवी कुंड के साथ जो छत्रियाँ हैं ये बीकानेर के शासकों के राजकीय स्मारक हैं, ठीक दोस्तों। और साहब आपके पूछा जाए कि बीकानेर में साहब किसकी छत्री स्थित हैं, तो आप क्या बताओगे कि बीकानेर में जॉर्ज थॉमस की छत्री स्थित है।
बीकानेर में जॉर्ज थॉमस की छतरी स्थित है। एकदम क्लियर दोस्तों, ये वही जॉर्ज थॉमस है जिसने सबसे पहले हमारे प्रदेश को क्या कहा था, राजपूताना। एकदम क्लियर दोस्तों, ये वही जॉर्ज थॉमस है जिसके द्वारा राजस्थान को राजपूताना कहा गया था। और पूछा जाए कब कहा गया था, और पूछा जाए कि साहब आपके कब कहा गया था, तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि 1802 में कहा गया था। कब कहा गया था, 1802 में। ठीक, और पूछ लिया जाए दोस्तों कि जो जॉर्ज थॉमस हैं, दोस्तों पूछ लिया जाए कि जॉर्ज थॉमस हैं, इस जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा का नाम क्या है। दोस्तों जो जॉर्ज थॉमस है इसकी जो आत्मकथा है वो किसने लिखी थी, और तो दोस्तों जो जॉर्ज थॉमस है ना, इसकी आत्मकथा लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने। जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने। और विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई उसका नाम था मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। एकदम क्लियर, इसकी आत्मकथा का नाम था मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और मिलिट्री मेमायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में विलियम फ्रैंकलिन कहता है कि जॉर्ज थॉमस ही वो पहला व्यक्ति है जिसने इस प्रदेश को राजपूताना का नाम दिया था। ठीक, और दोस्तों फिर बात आती है कि इसके अलावा साहब आपके बीकानेर में साहब किसकी छतरी स्थित है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके अलावा साहब आपके बीकानेर में एक छतरी स्थित है और उसका नाम है एलपी टेसीटोरी की छतरी। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ एक छतरी और है और छतरी का नाम क्या है, एलपी टेसीटोरी की छतरी। ठीक दोस्तों, एलपी का मतलब होता है लुई पियाजे। क्लियर दोस्तों, एलपी का मतलब क्या होता है, लुई पियाजे टेसीटोरी। एकदम क्लियर क्लियर दोस्तों, इनकी साहब छतरी भी कहाँ है, बीकानेर में। क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो एलपी टेसीटोरी है, इस एलपी टेसीटोरी का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि एलपी टेसीटोरी का जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1887 को। और पूछा जाए कहाँ हुआ था, पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि इसका जन्म हुआ था उदीने गांव में। कहाँ हुआ था, उदीने गांव में। और पूछा जाए कि उदीने गांव कहाँ आता है, तो आप क्या बताओगे, इटली में। कहाँ आता है, इटली में। दोस्तों ध्यान रखना कि जो एलपी टेसीटोरी है ना, इन्हें कहा जाता है राजस्थान चारण साहित्य का जनक। एकदम क्लियर दोस्तों, जो एलपी टेसीटोरी हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थान चारण साहित्य का जनक। राजस्थान चारण साहित्य का जनक कौन है, एलपी टेसीटोरी। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, इसी एलपी टेसीटोरी, दोस्तों ये जो एलपी टेसीटोरी है, इस एलपी टेसीटोरी के द्वारा बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को, इस एलपी टेसीटोरी के द्वारा बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को नाम दिया गया था डिंगल भाषा का हेरोस। इस एलपी टेसीटोरी के द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को नाम दिया गया था डिंगल भाषा का हेरोस। एकदम क्लियर दोस्तों, जो एलपी टेसीटोरी है, इस एलपी टेसीटोरी के द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी। दोस्तों जो एलपी टेसीटोरी है इसके द्वारा 2 किताबें लिखी गई थी। और दोस्तों इसकी एक किताब का नाम है पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। दोस्तों इसकी एक किताब का नाम है पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। समझ जाओगे ना, इसकी एक किताब का नाम क्या है, पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। समझ जाओगे दोस्तों। पूछा जाए कि जो एलपी टेसीटोरी है, इस एलपी टेसीटोरी तो अब आपके साथ कितनी किताबें लिखी गई थी, 2। एक का नाम है पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। ठीक, और दोस्तों इसकी एक किताब का नाम है राजस्थानी चारण साहित्य का। दोस्तों इसकी एक किताब का नाम है राजस्थानी चारण साहित्य का, राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण। दोस्तों इसकी एक किताब का नाम है राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण। ये किसने लिखा था, आपके एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी की छतरी कहाँ है, बीकानेर में। पूरा नाम है लुई पियाजे टेसीटोरी। जन्म कब हुआ था, 13 दिसंबर 1887 को। कहाँ हुआ था, उदीने गांव, इटली में। इन्हें कहा जाता है राजस्थानी चारण साहित्य का जनक। क्लियर। और दोस्तों इनके द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया था डिंगल भाषा का हेरोज। इनकी 2 किताबें पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण और राजस्थानी चारण साहित्य का
ऐतिहासिक सर्वेक्षण। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो बीकानेर है, इस बीकानेर का सब आपके लोक नाट्य कौन सा है। क्लियर, पूछा जाएगा कि जो बीकानेर है, इस बीकानेर का लोक नाट्य कौन सा है। तो आप क्या बताओगे कि दोस्तों जो बीकानेर है ना, इस बीकानेर का सब आपके जो लोक नाट्य है उसे कहा जाता है रम्मत। क्या कहा जाता है? रम्मत। फिर बात आती है कि जो रम्मत है, इस रम्मत का साहब आपके जन्म कहाँ हुआ। पूछा जाएगा कि जो रम्मत है, इस रम्मत का साहब आपके जन्म कहाँ हुआ था। जैसलमेर में। एकदम क्लियर दोस्तों, जो रम्मत है ना, इसका जन्म कहाँ हुआ था। जैसलमेर में। और पूछा जाए कि जो रम्मत है, इस रम्मत के जनक कौन कहलाते हैं। तेज कवि। पूछा जाएगा कि जो रम्मत है, इस रम्मत के जनक कौन कहलाते हैं। तेज कवि। समझ जाओगे कि जो रम्मत है, इस रम्मत का जन्म तो कहाँ हुआ। जैसलमेर में। और जनक कौन है। तेज कवि। ठीक। और पूछा जाए कि साहब आपके तेज कवि के द्वारा सबसे पहले कौन सी रम्मत लिखी गई थी। पूछा जाएगा कि तेज कवि के द्वारा सबसे पहले कौन सी रम्मत लिखी गई थी। तो आप क्या बताओगे कि पहली रम्मत का नाम है स्वतंत्र बावनी। क्या नाम है। स्वतंत्र बावनी। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, ना जो रम्मत है ना, जन्म जैसलमेर में हुआ है, लेकिन पूछा जाए कि साहब आपके लोकप्रिय रम्मत, पूछ लिया जाए कि लोकप्रिय रम्मत साहब आपकी कहाँ की है। पूछ लिया जाए कि लोकप्रिय रम्मत साहब कहाँ की हैं। तो दोस्तों जो लोकप्रिय रम्मत है ना, वो कहाँ की है। बीकानेर की। जन्म हुआ है जैसलमेर में, जनक है तेज कवि, प्रथम रम्मत है स्वतंत्र बावनी, लेकिन लोकप्रिय रम्मत कहाँ की है। बीकानेर की। क्लियर। और दोस्तों जो रम्मत है ना, इस रम्मत को कहा जाता है पाटा संस्कृति। एकदम क्लियर दोस्तों, जो रम्मत है इसे क्या कहा जाता है। पाटा संस्कृति। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह। ठीक। अच्छा दोस्तों, अगली बात करते हैं कि बीकानेर में कौन सा दुर्ग है। तो दोस्तों यहाँ एक दुर्ग है, दुर्ग का नाम है जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग। ठीक। और पूछा जाए कि जो जूनागढ़ दुर्ग है, इस जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है। जमीन का जेवर। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसे क्या कहा जाता है। जमीन का जेवर। ठीक। अच्छा, पूछ लिया जाए कि जो जूनागढ़ दुर्ग है, इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। पूछ लिया जाए कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। राय सिंह ने। किसने कराया था दोस्तों। राय सिंह ने। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, जो जूनागढ़ दुर्ग है ना, इस जूनागढ़ दोस्तों जो जूनागढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर मेवाड़ के 2 शूरवीरों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। क्लियर। और दोस्तों उन 2 शूरवीरों का नाम है, एक का नाम तो है जयमल राठौड़। क्या नाम है। जयमल राठौड़। और एक का नाम है फत्ता सिसोदिया। क्या नाम है। फत्ता सिसोदिया। तो जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की साहब आपकी जो प्रतिमाएं हैं, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की जो प्रतिमाएं हैं, वो सब आपके कहाँ लगी हुई साहब। आपके जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर। और पूछा जाए कि इन दोनों प्रतिमाओं को यहाँ किसने स्थापित किया था। अनूप सिंह ने। पूछ लिया जाए कि इन दोनों प्रतिमाओं को यहाँ किसने स्थापित किया था। अनूप सिंह ने। जूनागढ़ बीकानेर में है, जमीन का जेवर कहलाता है, निर्माण किया था राय सिंह ने, निर्माण हुआ था। और इस दुर्ग के पास जयमल और फत्ता की प्रतिमाएं हैं। कौन लेकर आया था। अनूप सिंह। ठीक। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा बीकानेर में साहब आपके एक गढ़ और है, और उसका नाम है लालगढ़। एकदम क्लियर दोस्तों, कौन है साहब आपके। लालगढ़ साहब आपके, ये भी कहाँ है। बीकानेर में। और पूछा जाए कि जो लालगढ़ है, इस लालगढ़ का निर्माण किसने कराया था। पूछ लिया जाए कि लालगढ़ का निर्माण किसने कराया था। महाराजा गंगा सिंह ने। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने कराया था। महाराजा गंगा सिंह ने। और पूछा जाए कि जो लालगढ़ है, इस लालगढ़ की नींव किसने रखी थी। तो आप क्या बताओगे कि लालगढ़ की नींव रखी थी एलपी टेसी टोरी ने। पूछ लिया जाए कि लालगढ़ की नींव किसने रखी थी। एलपी टेसी टोरी ने रखी थी। समझ जाओगे क्या दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, इसके अलावा जैसलमेर साहब आपके बीकानेर में एक मंदिर है, और दोस्तों उसका नाम है भांडा शाह जैन मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों, बीकानेर में एक मंदिर है और मंदिर का नाम है भांडा शाह जैन मंदिर। ठीक दोस्तों, ये जैन मंदिर जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ की स्मृति में बनाया गया है। दोस्तों ये जो जैन मंदिर है ना, ये बनाया गया है 5वें जैन तीर्थंकर सुमतिनाथ की स्मृति में। समझ जाओगे दोस्तों। ठीक।
और पूछा जाए कि सुमतिनाथ कौन से तीर्थंकर हैं? 5वें तीर्थंकर हैं। कौन से तीर्थंकर हैं? 5वें तीर्थंकर। और दोस्तों इस मंदिर को कहा जाता है घी वाला मंदिर। दोस्तों जो मंदिर है ना, इसे क्या कहा जाता है? घी वाला मंदिर। क्यों? क्योंकि इस मंदिर की जो नींव है, इस मंदिर की जो नींव है वो घी से भरी गई है। एकदम क्लियर दोस्तों, इस मंदिर की जो नींव है ना वो सब किससे भरी गई है? घी से भरी गई है। समझ जाओगे कि अच्छी तरह ये जो मंदिर है और इस मंदिर की नींव सब किससे भरी गई है? घी से भरी गई है। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अच्छा दोस्तों, बात आती है कि बीकानेर जिले की अगली विशेषता क्या होगी। बात आती है कि जो बीकानेर जिला है इसकी सब आपके अगली विशेषता क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम जनजाति पाई जाती है। एकदम क्लियर। बीकानेर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहां सबसे कम जनजाति पाई जाती है। समझ जाओगे क्या? बीकानेर राजस्थान का एक ऐसा जिला है दोस्तों जहां सबसे कम जनजाति पाई जाती है। दूसरी बात, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार दोस्तों ये भी कहाँ है? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार साहब कहाँ है दोस्तों? आपके बीकानेर में। ठीक। और दोस्तों फिर बात आती है कि जो बीकानेर है इसे जाना जाता है बीकानेरी भुजिया के लिए। जो बीकानेर है इसे जाना जाता है बीकानेरी भुजिया के लिए। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि जो बीकानेरी भुजिया है, इस बीकानेरी भुजिया उद्योग का आरंभ किसके समय हुआ था? तो आप क्या बताओगे कि जो बीकानेरी भुजिया उद्योग है इसका आरंभ हुआ था डूंगर सिंह के समय। पूछ लिया जाए कि बीकानेरी भुजिया उद्योग किसके समय आरंभ हुआ था? डूंगर सिंह के समय। एकदम क्लियर। दोस्तों बीकानेर में होली के अवसर पर एक खेल खेला जाता है और उस खेल का नाम है डोचली पानी खेल। एकदम क्लियर दोस्तों, बीकानेर में होली के अवसर पर एक खेल खेला जाता है, उस खेल का नाम क्या है? डोचली पानी खेल। ठीक। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग किसने किया था? बीकानेर रियासत ने। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग किसने किया था? बीकानेर रियासत ने। और पूछा जाएगा कि क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह। एकदम क्लियर। क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे दोस्तों? सरदार सिंह। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग करने वाली रियासत कौन सी थी? बीकानेर। शासक का नाम क्या था? सरदार सिंह। और सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राजस्थान से बाहर पंजाब तक लेकर चले गए थे। समझ गए क्या? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग करने वाली रियासत बीकानेर। एकदम क्लियर दोस्तों, ये था जिला बीकानेर, बीकानेर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विशेषताएं। दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि काव्य क्लासेस का जो राजस्थान जिला दर्शन है ये आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों आप कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि आपको राजस्थान जिला दर्शन कैसा लग रहा है। आप अधिक से अधिक संख्या में कमेंट करके हमें प्रेरित करें और अच्छा और बेहतर करने के लिए। दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को काव्य क्लासेस से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों ईश्वर से कामना करता हूं कि आप अपने लक्ष्यों को लेकर जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफल हो। ईश्वर आपको आपके मंजिल प्रदान करे, आपके सपने पूरे करें, आप दिन प्रतिदिन जीवन में प्रगति की नई पराकाष्ठा तक पहुंचें। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।